हेलो बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये जो टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट है परमुटेशन पार्ट और एक पार्ट है कॉम्बिनेशंस पार्ट। क्या मतलब होता है इनका? Permutation is a branch of mathematics which gives us idea about arrangement of things. Permutation मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि कितने तरीकों से हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। किनको? ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। Objects can be numbers. Objects can be name of the things. Objects can be alphabets. Objects can be persons. कुछ भी। मेन पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं परमुटेशन, और ऑब्जेक्ट्स को जो हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के बारे में हमें बताती है। बट बेटे, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नाम से ही पता लगता है कि हम इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि सपोज आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब, सपोज आप किसी पहले काम को m वेज से कर पाते हैं। वेज का मतलब होता है तरीके। यदि आप दूसरे काम को n वेज से कर पाते हैं, सपोज आप तीसरे काम को p वेज से कर पाते हैं, सपोज आप चौथे काम को q वेज से कर पाते हैं। यदि आप से पूछा जाए इन चारों कामों को एक साथ करने के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन चारों कामों को एक साथ करने के लिए अगर आपको टोटल पॉसिबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, टोटल केसेस, कितने तरीकों से ये चारों के चारों काम एक साथ हो सकते हैं, तो इसके लिए टोटल केसेस बनेंगे m इंटू n इंटू p इंटू q। आप एक बात बिल्कुल शुरू से ही अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जहां पर भी आप एंड का यूज करेंगे, तो एंड का मतलब हमारे लिए पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रहेगा मल्टीप्लाई। और आप पूरे परमुटेशन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जहां जहां ओ आर और बोलेंगे, उसका मतलब हमारे लिए रहेगा एडिशन। तो ये आपको नहीं भूलना है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस। तो ये जो मैंने अभी पीछे बात बोली, पहले काम को करने के m वेज एंड, दूसरे को करने के n वेज एंड, तीसरे काम को करने के p वेज एंड, चौथे काम को करने के वेज q। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। पहले काम को करने के m वेज एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरे काम को करने के n वेज एंड, तीसरे काम को करने के p वेज, और चौथे काम को करने के q वेज।
तो जो भी सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द वर्क। अगर मैं अपनी बात को कुछ एग्जाम्पल के साथ रखूं, मैं आपसे कहता हूं किसी सिनेमा हॉल में मान लो एंटर करने के 3 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। किसी सिनेमा हॉल में एंटर करने के 3 रास्ते हैं और उस सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। तो कितने तरीकों से कोई पर्सन सिनेमा हॉल में एंटर होने के बाद एग्जिट कर सकता है? तो सबसे पहले अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बताऊं तो हाउ मेनी वेज टू एंटर द सिनेमा हॉल, पहले काम को करने के कितने तरीके? 3 वेज। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। एंड सिनेमा हॉल से एग्जिट करने के कितने वेज? 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सिनेमा हॉल आर 6 वेज। कैसे, जरा सोचिए। यदि कोई पर्सन पहले गेट से एंटर हुआ, पहले से निकल गया, तो एक तरीका हो गया एंटर होके एग्जिट होने का। कोई पर्सन पहले गेट से एंटर हुआ, दूसरे से एग्जिट हुआ, तो दूसरा केस हो गया। सिमिलरली दूसरे गेट से एंटर हुआ, पहले गेट से निकला, और दूसरे गेट से एंटर होकर दूसरे गेट से निकला, तो 2 तरीके ये भी हो सकते हैं। सिमिलरली तीसरे गेट से एंटर हुआ, पहले गेट से निकला, और तीसरे गेट से एंटर होकर तीसरे गेट से निकला। तो कितने तरीकों से कोई पर्सन सिनेमा हॉल में एंटर होने के बाद एग्जिट हो सकता है? दैट इज 6। चलिए और बात करते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे कहता हूं एक वर्ड है से चलिए रोज, ROSE। रोज वर्ड में 4 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और चारों के चारों अलग अलग हैं। यदि मैं आपसे कहता हूं रोज वर्ड से की हेल्प से आप 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग? तो अगर मुझे 4 लेटर के वर्ड्स निकालने हैं तो मतलब मुझे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पे इन अल्फाबेट्स को ROSE को प्लेस करना है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो कभी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होता। आप जानते हैं ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा R S S S S, ऐसा नहीं होता। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यदि आप वर्ड्स बना रहे हैं तो अल्फाबेट्स रिपीट नहीं होंगे। तो बच्चों पहली पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, कितने वेज? क्या मैं ROSE 4 में से कोई भी एक यहां पर रख सकता हूं? तो नंबर 4 मत सोचिएगा, 4 वेज हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्स में कभी भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होते, तो सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के कितने वेज? 4 में से एक तो पहली पोजीशन पे फिक्स हो गया, बचे कितने? 3। तो दूसरी पोजीशन को फिल करने के 3 वेज। एंड बच्चों ROSE में से एक पहली पोजीशन पे, एक दूसरी पोजीशन पे फिल हुआ, तो तीसरी पोजीशन को फिलअप करने के 2 वेज। एंड लास्ट पोजीशन को फिलअप करने का अकेला अल्फाबेट 1 वे। तो यदि मैं रोज वर्ड की बात करूं तो आप रोज वर्ड्स के अल्फाबेट्स को आगे पीछे अरेंज करके 24 वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं बात करता हूं अपने नाम नरेश की, NARESH। मेरे नाम नरेश में 6 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और 6 के 6 डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे नरेश वर्ड से 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग। याद रखिए बोलने की जरूरत नहीं है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, वर्ड्स में रिपीट नहीं होता। तो बच्चों पहली पोजीशन को फिलअप करने के कितने वेज? 6 वेज। 6 में से कोई भी आ जाएगा।
दूसरे प्लेस को फिलअप करने कितने वेज, 6 में से अगर कोई एक पहली पोजीशन पे आ गया तो अब कितने वेज बचे, 5 वेज। एंड तीसरी पोजीशन को फिलअप करने के 4 वेज और चौथी पोजीशन को फिलअप करने के 3 वेज। तो 6 5 जार 30, 4 जार 120, 3 जार 360। तो बच्चों यदि मैं अपने नाम की हेल्प से मैं 4 लेटर के वर्ड्स बनाना चाहूं तो 360 वर्ड बन सकते हैं। एक बात मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप बेटा कि एक चीज दिमाग में गाढ़ बांध लो पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। क्या है वो मेन पॉइंट? वो मेन पॉइंट है कि पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या बच्चों, restricted places filled first। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों? restricted places filled first। अभी मैं मतलब बताता हूं इसका। restricted places filled, filled होता है भरना। restricted, restrict का मतलब होता है जहां कुछ बंदिश हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं मुझे इस नरेश वर्ड से ही 4 लेटर का वर्ड बनाना है जो एन से स्टार्ट होना चाहिए। बेटा अगर हम चाहते हैं एन से स्टार्ट होना ही चाहिए तो मतलब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि पहले पोजीशन पे तो एन डालो ही डालो। तो अगर क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन बोली गई है तो पहले उसे फिलअप करो, उसके बाद आगे की बात सोचना। तो एन को मैंने पहले प्लेस पर फिल कर दिया बेटा। हमें पता है कि कभी भी वर्ड्स में रिपीटेशन नहीं होता। अगर ये मेरा एन पहले प्लेस पर हो गया तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 5। दूसरे प्लेस को फिलअप करने के 5 वेज, तीसरे प्लेस को फिलअप करने के 4 वेज और चौथे प्लेस को फिलअप करने के 3 वेज। तो यदि हम कहें कि एन से शुरू होना चाहिए वर्ड तो टोटल बनने वाले हैं 60 वर्ड्स। चलिए एक और रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। सेम क्वेश्चन कहता हूं नरेश वर्ड से 4 लेटर का वर्ड बनाना है which must start from N but end with H। स्टार्ट हो N से और H से फिनिश हो। तो मतलब कहां कहां रेस्ट्रिक्शन है? एक पहली पोजीशन स्टार्ट्स विद N और एंड विद H। रख दो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को उनके पोजीशन पे। तो बच्चों 6 में से 2 अल्फाबेट तो एंगेज हो गए। तो अब इस पोजीशन को फिलअप करने कितने वेज, 4 और इस प्लेस को फिलअप करने के 3 वेज। सो यदि हम चाहते हैं कि वर्ड एन से शुरू हो और एच पे खत्म हो तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 12। तो भूलिएगा मत, restricted places filled first। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, मैं कहता हूं मेरे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, कुछ भी, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वॉयलेट। मैं इन फ्लैग स्टाफ्स को, इन फ्लैग्स को एक फ्लैग स्टाफ पर बांधना चाहता हूं। बताओ कि किस तरीके से फ्लैग्स को बांधा जा सकता है। बच्चों ये तो आप जानते हो ना कि हर कलर का अपना एक मतलब होता है। ईच कलर डेपिक्ट सम सिग्नल। तो मैं इस फ्लैग स्टाफ पर 2 फ्लैग बांधना चाहता हूं, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक। तो कितने तरीकों से हम इस बात को पूरा कर सकते हैं? बच्चों दोनों फ्लैग्स तो एक साथ बांधे नहीं जाएंगे। तो पहले फ्लैग को बांधने के कितने ऑप्शन? तो पहले फ्लैग को बांधने के लिए मेरे पास कितने फ्लैग हैं, 5। कोई भी डाल दो, कोई भी बांध दो। एंड दूसरे फ्लैग को बांधने के कितने ऑप्शन? याद रखिए अगर पहला फ्लैग बंध गया तो अब तो 4 फ्लैग बचे ना बेटा नीचे वाले फ्लैग को बांधने के लिए। तो दूसरे फ्लैग को बांधने के लिए 4 वेज।
तो अगर मैं 2 फ्लैग्स बांधना चाहूं तो डिफरेंट सिग्नल्स की बात करें तो 20 डिफरेंट सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं मुझे 3 फ्लैग्स बांधने एक के नीचे एक, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? तो सेम बात बेटा, बिल्कुल पहले फ्लैग को बांधने के 5 वेज, 5 में से कोई भी एक फ्लैग यहां पर बंध जाए, एंड दूसरे वाले फ्लैग को बांधने के 4 वेज, क्योंकि जो ऊपर बंध गया वो दोबारा तो नीचे नहीं बंधेगा ना बेटा, और तीसरे फ्लैग को बांधने के 3 वेज। तो 5 4 आर 20, 3 आर 60, तो 60 डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। अगर मैं कहता हूं हमें फ्लैग बांधने हैं एट लीस्ट 3 फ्लैग्स, एट लीस्ट 3 फ्लैग्स। बच्चों आप जानते हैं ना कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम, आराम से सोचिए इस वर्ड के बारे में, आप छोटी क्लासेस में कई बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। कम से कम मतलब वो वैल्यू और उससे बढ़कर जितनी हो पाए। यदि हम एटलीस्ट 3 फ्लैग्स की बात करते हैं तो कम से कम 3 फ्लैग बांधने हैं। बेटा टोटल फ्लैग्स कितने हमारे पास? 5। एटलीस्ट 3 फ्लैग्स का मतलब है कि हम फ्लैग स्टाफ पर एटलीस्ट 3 का मतलब 3 फ्लैग्स बांध पाए, और फ्लैग स्टाफ पर हम 4 फ्लैग्स बांध पाए, और हम फ्लैग स्टाफ पर पांचों के पांचों फ्लैग बांध पाए। यदि मैं 3 फ्लैग्स की बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले केस लिया है, पहले फ्लैग को बांधने के कितने ऑप्शन? 5, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3, तो 5 4 20, 3 60 सिग्नल। और का मतलब आप जानते हैं, और मतलब होता है प्लस। यदि मैं 4 फ्लैग्स बांधता हूं एक के नीचे एक, 4, तो पहले फ्लैग को बांधने के 5। याद रखिए जब आप और के बाद दूसरा केस सोच रहे हैं तो पहला केस आप छोड़ दीजिए, और का मतलब होता है या दिस या दिस। तो पहले फ्लैग को बांधने के 5 वेज, दूसरे को बांधने के 4, तीसरे को बांधने के 3 और चौथे को बांधने के 2 केस। तो बच्चों 120 डिफरेंट सिग्नल्स यहां पर जनरेट किए जा सकते हैं। और या का मतलब प्लस 5 फ्लैग। जब 5 फ्लैग के बारे में सोचो तो इन्हें भूल जाना, क्योंकि और का मतलब या दिस और दिस और दिस। यदि हम 5 फ्लैग एक के नीचे एक बांधना चाहते हैं तो पहले फ्लैग को बांधने के 5 वेज, दूसरे फ्लैग को बांधने के 4, तीसरे को बांधने के 3, चौथे को बांधने के लिए 2 और पांचवा अकेला ऑप्शन। तो यहां पर भी टोटल केस बनते हैं 120। तो यदि आपका क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो बच्चों 60, 120, 120, तो टोटल समझ जाओ 300 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं मैं एक कॉइन को 3 बार उछालता हूं, एक 1 कॉइन 3 टाइम्स हमने टॉस किया, तो टोटल कितने केसेस बन सकते हैं? सोचो किसी एक कॉइन को जब मैंने पहले टॉस किया तो कितने पॉसिबिलिटीज? इधर हेड और टेल, तो 2 पॉसिबिलिटीज, एंड जब मैंने कॉइन को दूसरी बार टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटीज? फिर दोबारा 2 पॉसिबिलिटीज हेड और टेल, एंड जब एक कॉइन को तीसरी बार उछाला तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज? फिर 2 पॉसिबिलिटीज। यदि एक कॉइन को 3 बार उछाला तो टोटल कितने केसेस? 8 केसेस। चलिए मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, से 1 2 3 4 5। बच्चों मैं कहता हूं आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स हाउ मैनी, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फाउंड। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी
restricted places filled first। अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन दी हुई है तो उसे पहले फिलअप करना जरूरी है। तो मैंने कहा 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बच्चों ये आप जानते हो कि कोई भी नंबर इवन तब होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन वैल्यू हो। तो यहां पर इन्होंने इवन नंबर बोलकर एक रेस्ट्रिक्शन दे दी है। तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस फिल्ड फर्स्ट, भरो यूनिट प्लेस को। तो बच्चों आउट ऑफ दीज 5 क्या ये दोनों इवन नंबर हैं? तो इन हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। इसे नंबर 2 मत समझिएगा, 2 तरीके हैं। यहां पर आप नंबर 2 या 4, बेटा आएगा तो कोई एक ही ना एक पोजीशन पे, दोनों नंबर एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक इधर। चलिए इसमें अगर मैं कहता हूं, पहला केस मैं लेता हूं, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अब नंबर में याद रखिए अल्फाबेट्स में रिपीट नहीं होते, नंबर में तो रिपीट होते हैं ना, नंबर होते हैं ना 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो अगर यूनिट प्लेस को भरने के 2 ऑप्शन हो गए तो इस टेंस प्लेस को फिलअप करने के कितने ऑप्शन? यदि डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो इन पांचों 1 2 3 4 5 पांचों में से कोई भी एक इधर आ सकता है, बीच में एंड लगेगा, एंड पांचों में से कोई एक इधर। तो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो बच्चों समझ जाओ 50 नंबर्स बन सकते हैं इवन नंबर, अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलूं जिसमें डिजिट्स का रिपीटिशन नॉट अलाउड, डिजिट रिपीट ना हो, तो सेम है 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें डिजिट रिपीट ना हो, इवन नंबर। तो सेम बात बेटा, कंडीशन कैसी भी हो भूलिएगा मत, रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस फिल्ड फर्स्ट। तो हम क्या इस प्लेस को 2 वेज से फिलअप कर सकते हैं। एंड बच्चों ध्यान से सुनना, इस 2 या 4 में से कोई एक नंबर इधर प्लेस हो गया। अब कितने डिजिट्स बचे? बच्चों 2 में से कोई एक गया तो एक तो फ्री है, तो टोटल कितने बचे? 4। तो टेंस प्लेस को फिलअप करने के 4 वेज, और डिजिट रिपीट नहीं हो सकता तो इसे फिलअप करने के 3 वेज। सो 3 4s are 12, 2s are 24। तो आप समझ जाओ यदि हम कहेंगे कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते और इवन नंबर बनाना है तो 24 नंबर्स बनेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। सेम है बेटा वैल्यू 1 2 3 4 5, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड। ध्यान से सुनिएगा, रिपीटिशन, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और मैं कहता हूं वो नंबर ग्रेटर देन 400 होना चाहिए, वो नंबर ग्रेटर देन 400 होना चाहिए। तो बच्चों बात को समझना, 400 से बड़ा। तो क्या मैं इस 100 प्लेस पे 1 रख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, अगर मैं 1 रखूंगा तो 100 वाली लाइन में आएगा। मैं इस प्लेस पे ना तो 2 रख सकता हूं और ना 3, क्योंकि 2 रखूंगा तो 200 वाली लाइन में नंबर आ जाएंगे, और 300 रखूंगा तो 300 वाली लाइन में नंबर आ जाएंगे। तो यदि मुझे 400 से ग्रेटर नंबर देखना है तो मैं यहां पर एक केस तो हो गया कि मैं यहां पे नंबर 4 डाल दूं। मैं 4 वेज नहीं कह रहा, ध्यान देना, नंबर अलग होती है बात, वेज अलग होता है। यदि मैं इस नंबर 4 को इधर रख दूं, याद रखो रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो नंबर 4 इधर आ गया। सेकंड प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज? 4 वेज। 4 को हटा के बाकी 1 2 3 या 5 में से जो मर्जी डाल दीजिए, एंड यूनिट प्लेस को फिलअप करने के 3 वेज। तो 400 वाली लाइन में जो टोटल नंबर बनेंगे वो बनेंगे 12 नंबर। सेम बच्चों, मैंने तो कहा 400 से ग्रेटर,
क्या मैं नंबर 5 को यहां नहीं रख सकता? नंबर 5 भी तो इधर आ सकता है, 500 से बड़ा नंबर भी तो 400 से बड़ा होगा। यदि मैं नंबर 5 को यहां पर प्लेस कर देता हूं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस 5 को भूल जाओ। दूसरे प्लेस को फिलअप करने के 4 वेज और तीसरे प्लेस को, यूनिट प्लेस को फिलअप करने के 3 वेज। तो 12 नंबर ये आएंगे। तो पहला केस हो गया नंबर ग्रेटर देन 400 या नंबर ग्रेटर देन 500। 400 से बड़ा या 500 से बड़ा, दोनों ही 400 से तो बड़े ही है ना बेटा। तो टोटल आपके नंबर बनेंगे 24 नंबर्स। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है यदि आप किसी एक काम को m वे से करते हैं, दूसरे को n, तीसरे को p, जितने मर्जी काम कर रहे हैं उनके वेज, उनके तरीकों को मल्टीप्लाई करते जाइए, टोटल केसेस आते जाएंगे। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में, क्या? रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस फिल्ड फर्स्ट। रेस्ट्रिक्टेड प्लेस जहां कुछ बंदिश हो उसे पहले फिलअप करना है। वर्ड्स में रिपीटेशन नहीं होता, नंबर्स में हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि रिपीट हो सकते हैं तो उस हिसाब से केसेस लेंगे, और नहीं हो सकता तो उस हिसाब से केस लेंगे। तो ये थी आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो मैं अगला बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटा।